हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है किसके बाद, डाइपोल मोमेंट के बाद और फैजान रूल के बाद, वो वेस्पर थ्योरी होगा। क्या होगा? वेस्पर थ्योरी, या इसकी जो फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेटा ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 12th क्लास में केमिस्ट्री डिस्कस करोगे तो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं बता देता हूँ इस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। इस थ्योरी ने बताया था शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसने क्या बताया था, किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी और ज्योमेट्री क्या होगी। तो सबसे पहली बात, काफ़ी बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं या एक ही बात कन्फ्यूज़न हो जाती है उनको एक ही बात में। वो क्या है कि जो शेप है और जो ज्योमेट्री है वो दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं। वो दोनों को क्या है, एक ही चीज़ मानते हैं, मतलब दोनों एक ही सिस्टम है एक तरीके से। शेप और जो है ज्योमेट्री, देयर इज़ नो डिफरेंस, बट दिस इज़ नॉट ट्रू अबाउट ज्योमेट्री एंड शेप। तो अभी देखिए वैलेंस शेल शेप भी बताएगा और ज्योमेट्री भी बताएगा, वो वन बाय वन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप दे लीजिए, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो सबसे पहली बात ये थ्योरी किसने दी थी। तो जिसको पहले इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा था या प्रपोज किया था जिन साइंटिस्ट ने, वो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था सिजविक एंड पोवेल। सिजविक एंड पोवेल, इन्होंने 1914 में ये थ्योरी दी थी। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या था, अबाउट मॉलिक्यूल्स शेप एंड ज्योमेट्री। तो दो साइंटिस्ट सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था अबाउट व्हाट इज द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल्स या ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। तो कौन थे? वो सिजविक। लेकिन इसकी थ्योरी में कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले प्रपोज की थी सिजविक ने, और लेकिन इम्प्रूव किया था, इम्प्रूव्ड बाई दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था नाइलहोम एंड ग्लिस्पी। नाइलहोम एंड ग्लिस्पी इन 1957। देखो किसने प्रपोज किया था, सिजविक एंड पोवेल ने 1914 में, लेकिन इम्प्रूव किया था नाइलहोम एंड ग्लिस्पी ने इन 1957। तो आप देख सकते हैं कितने 17 ईयर तक आपकी जो सिजविक और पोवेल वाली ही थ्योरी चली, लेकिन कुछ जो लिमिटेशन थी वो 17 ईयर के बाद ही क्या किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये थ्योरी क्या बताती है, इट्स टेल अबाउट जो वेस्पर थ्योरी क्या बताएगी, अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये कोवलेंट बॉन्ड है उन्हीं के लिए वैलिड होती है। कोवलेंट बॉन्डेड जो एटम होते हैं उन्हीं के लिए क्या रहती है, वैलिड रहती है। तो मेन पॉइंट्स देख लीजिए, इनके मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, या पोस्टुलेट भी कह सकते हैं आप इनको, पोस्टुलेट या मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। मेन पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट, शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो शेप ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड
या कह सकते हो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड की जगह मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, बेटर है। मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन total number of electron pair, total number of electron pair in valence cell, in valence cell of central atom, of central atom। सेंट्रल एटम जो है उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब बात आती है सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, तो आपको पता है मैंने लास्ट जब हम डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस थ्योरी में भी सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना, ठीक है। सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो लेस नंबर में प्रेजेंट होगा कोई भी एटम, वही क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, और उसके एटॉमिक नंबर का आपको पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन्स पेयर आप फाइंड आउट करोगे, और जो सेंट्रल एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये दो टाइप के होंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम C.A, ठीक है। सेंट्रल एटम में हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, two types of electron pair. One is lone pair electrons, LP, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, LP, ठीक है। किसको लिखूंगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सेकंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, BP इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसी पर डिपेंड करता है शेप, और जो सेंट्रल एटम है कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है, दो टाइप के, एक को कहेंगे लोन पेयर, दूसरे को क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर, ठीक है। थर्ड, the electron pair of central atom repel each other and stay as far as possible। the electron pair कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। वही बात है, द इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, repel each other and stay as far as possible, जितनी दूर वो जा सके उतनी दूर चले जाते हैं, टू मिनिमाइज या कह सकते हो डिक्रीज इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए वो, अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिपल्सन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो रिपल्सन को दूर करने के लिए और अपनी एनर्जी को दूर करने रिपल्सन को दूर करने के लिए और अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, वो जितना पॉसिबल होगा उतने एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर हैव फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन सा, लोन पेयर वाला और बॉन्ड पेयर वाला, उनके बीच में जो रिपल्सन है वो क्या ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेज between various electron pairs have following order,
फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर होगा ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है वो होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। फिर उसके बाद होगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर ठीक है रिपल्सन। इसे सुन लीजिए इस ट्रेंड को। ये ट्रेंड मैंने क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा। उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा। फिर एट लास्ट बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। ऐसा क्यों? ऐसा समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्चुअल। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर हो रहा है फॉलो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, हम क्यों की बात करते हैं अब। तो देखिए कोई भी हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिंपल, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं। नाइट्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो बताइए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले उसको पता करने के लिए कि कितने बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है 1s2 2s2 2p3। और ये आपका क्या होता है बेटा बोलिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपकी आउटर मोस्ट सेल होती हैं। और आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या करते हैं ऑर्बिट में, या जो सब सेल है ये 2s और 2p, इसको हम क्या दिखाएंगे ऑर्बिट में दिखाएंगे, सॉरी ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, ऑर्बिट तो अलग चीज़ होती है, सेल को ही बोलते हैं ऑर्बिट। तो इसको हम किस में दिखाएंगे, ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे। तो आपको पता है s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपको पेयर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में पेयर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे, एलपी इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा भी नाम है इनका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 नाम हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए दोनों नाम, ठीक है। और ये कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जो ये पेयर वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसी वजह से बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है। और ये क्या है पेयर की फॉर्म में, तो इसी वजह से इनको लोन पेयर कहा गया है। और जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं बेटा जी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। किस बॉन्ड में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसी वजह से इनका क्या नाम हुआ है, बॉन्ड पेयर। और इसको हम नाम देते हैं, जैसे ये पेयर्ड थे इनको हम क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको इसी बात का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, कौन से कोवलेंट बॉन्ड को बनाने में नहीं यूज होंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हुआ नाइट्रोजन। अब हम लेते हैं हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रहेगी, अगर ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे रहेगा। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, अगर इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1 ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा ये, ओनली 1 कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एटम, बट नाइट्रोजन एटम are formed 3 covalent bond because it have 3 single electrons. But after the formation of 3 bond, nitrogen also have 1 lone pair. तो अब मैंने क्या कहा था, तो जैसे मैं क्या करूं, अगर हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर अगर हम कंपाउंड बनाने की कोशिश करें तो कुछ NH3, क्योंकि एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं 3। तो एक नाइट्रोजन को एक नाइट्रोजन के साथ कितने कंबाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन,
3। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो N2H2 और इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये बैलेंस होगी। हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, मैक्सिमम 3। वो हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है। और एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1। तो एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो आप छोटी क्लासेस में कुछ ऐसा सीखते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी वैलेंसी सर हमारी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते थे ऐसे, इसके जो नीचे लिखा गया है इसके साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा और जो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी लिखी है इसके साथ चला जाएगा और आप फॉर्मूला बनाना सीख लेते थे NH3। समझ आया? जो आप पिछली क्लासेस में सीख के आए हैं और वो मैंने कैसे कनेक्ट करके दिखाया है। ओके, अब बात आती है इसकी शेप की। अभी तक आप सिर्फ ये देख लेते थे अमोनिया का फॉर्मूला ये है और ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है किसकी, शेप की। शेप क्या होगी? अभी तो सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसकी शेप लिख के दिखा रहा हूँ। इसकी शेप आपको मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। पीछे डायपोल मोमेंट में मैंने शेप डायरेक्ट लिख के दिखाई थी। तो क्या है, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा ऐसे, तो वो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। और 3 बॉन्ड बनाने के बाद, 3 बॉन्ड बनाने के बाद जो नाइट्रोजन है उसके पास एक ऐसे लोन पेयर भी होगा। ठीक है, क्या होगा, उसके पास एक लोन पेयर भी होगा। इस शेप को हम कहते हैं पिरामिडल शेप। क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये तो इसकी एग्जैक्ट शेप है। इसकी क्या है, एग्जैक्ट शेप। क्या इसको मैं कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, NH ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था। देखो तीनों में नीचे की तरफ ऐसे ना दिखा करके कुछ ऐसे भी दिखा सकता था। और इसको मैं कैसे दिखा सकता था, इसको मैं कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था। नाइट्रोजन जी ये रहे, नाइट्रोजन के पास ये रहा लोन पेयर और ये H, ये H और ये H, मतलब एज योर विश, जैसे आप दिखाना चाहो कुछ ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन की, नॉट स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की एग्जैक्ट कौन सी है। एग्जैक्ट तो मैंने आपको बताया ये वाली है, ठीक है, एग्जैक्ट तो मैंने ये वाली बताई आपको। लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको कुछ हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट शेप है वो ये है। तो फिर बात यही आती है कि ये क्यों है, इसी को एक्सप्लेन करता है कौन, वेस्पर थ्योरी। कौन एक्सप्लेन करता है, वेस्पर थ्योरी। समझ आया? तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या कि ये जो रिपल्सन जो मैंने आपको दिखाई है, लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद आता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड पेयर आता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन है। उस बात पर फोकस करना है, समझना है आपको। ठीक है, लिख लीजिए। अभी तक जितना मैंने लिखा है, अभी तक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको शेप समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लिखिए। एक एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कोई भी ए, एक सेंट्रल एटम है ए, एक आपका क्या है, सेंट्रल एटम है ए, और सेंट्रल एटम ए है जो, इसके साथ लगे हैं बी। कितने बी लगे हैं, 2 बी लगे हैं। और जो सेंट्रल एटम है बेटा, ये 2 बॉन्ड बनाने के बाद, 2 बॉन्ड बनाने के बाद ये 2 लोन पेयर रखता है। कितने लोन पेयर रखता है, ये 2 लोन पेयर रखता है। क्लियर है? एक तो ये एग्जाम्पल है। अब बात क्या आती है, ये सुनिए बिल्कुल ध्यान से। अगर हम बात करते हैं, चलो मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ डायरेक्ट इसका कोई, जैसे वाटर, OH OH, ठीक है, ये रहा। अब बिल्कुल लंबे वाली कहानी चलेगी, इसमें से मैं कुछ यूज़ करूँगा सेकंड यूनिट का जो पार्ट था उसका भी शेप से। अभी मेरे को एक बात बताइए, ऑक्सीजन है जो, आपको पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है या नहीं। ऑक्सीजन जी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी रहेगी, 1s2 2s2 2p4। यस और नो? आउटर मोस्ट ये वाली सेल है और इसको हम ऑर्बिटल में दिखाएंगे तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। बोलो यस और नो? यस सर, आपने हमें सिखा रखा है बहुत अच्छे से, 1 2 3 एंड 4। तो देखो ऑक्सीजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपके, 2।
और 2 क्या दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर। तो मैंने 2 ही लोन पेयर दिखाए हैं और 2 ही क्या दिखाए हैं, बॉन्ड। अभी मेरे को एक बात बताओ, जो हाइड्रोजन है इसका मैंने अभी भी आपको बताया था 1s1 और ये क्या है, s। अब बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है, ये जो s ऑर्बिटल होता है, ये जो s ऑर्बिटल होता है इसकी शेप कैसी होगी, ये 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, और ये क्या है 1s। अब बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात क्या है वो सुनिए। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन कितने लिए हैं, ऊपर हाइड्रोजन मैंने कितने दिखाए हैं, 2। तो आप एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, चलो मैं और भी दिखा देता हूँ वरना अंडरस्टूड वाली बात होती है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझाने के लिए मैं दोनों हाइड्रोजन दिखा दिए। अब होगा क्या, अब होगा क्या, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इस सिंगल के साथ शेयर होकर के डबल बन जाएगा। यस और नो, कैसे हो जाएगा, देखो मैं इन दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो दोनों मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाए ये हाइड्रोजन के हैं, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर लेगा। यस और नो। तो अब हम बात करते हैं शेयरिंग कैसे हुआ होगा। अब मेरे को बताइए, जो सबसे पहले हम लिखते हैं एस ऑर्बिटल की शेप। एस ऑर्बिटल की शेप होती है, आपको पता है स्फेरिकल। कैसी शेप होती है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल ऐसे स्फेरिकल होगी। तो ये शेप है एस ऑर्बिटल की, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। फिर इसके बाद पी ऑर्बिटल की शेप बताओ। पी कितने टाइप के होते हैं आपको पता है, सबसे पहले टाइप लिख लेते हैं हम पी जेड, पी एक्स एंड पी वाई। तो पी जेड को मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूं कुछ ऐसे, ये डम्बल शेप, कैसी शेप होती है, डम्बल, पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर इसके बाद और कैसी शेप होती है, ऐसी डम्बल शेप, ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग, कुछ ऐसी शेप होती है। बोलो यस और नो, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को देखो, ये आपकी क्या है एक्सिस, ये कौन सा है जेड एक्सिस, ऐसे होती है आपकी, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो शेप होगी उसको हम क्या कहेंगे, पी जेड शेप। और जो एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई, और ये क्या है, किसके रिगार्डिंग है आपकी, वाई के, ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है। 3 डायमेंशन में आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। और इस तीनों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इन तीनों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो समझना है आपको। तो तीनों को मैं एक ही वे में कैसे रिप्रेजेंट करूं, इन तीनों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं वो देखना है। जो जेड एक्सिस के अलोंग था उसको तो मैं जेड एक्सिस के अलोंग ये दिखा दिया डम्बल शेप। जो किसके अलोंग था, वाई एक्सिस के अलोंग था, वो मैंने ये दिखा दिया वाई, ठीक है। आप इस पे लिख लेना ताकि पजल ना हो। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और इसके बाद एक और बचता है ये वाला वाई एक्सिस। तो इन तीनों को मैंने क्या दिखा दिया, एक ही उसमें दिखा दिया है। तीनों को क्या दिखा दिया है, एक ही वे में दिखा दिया। अब मेरे को बताइए जल्दी से बिल्कुल, जो ऑक्सीजन है, देखो जेड में कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको मैं कहूँ पी एक्स, इसको मैं क्या कहूँ पी वाई और एक को क्या कहूँ पी जेड। देखिए मैंने शेप की, जो पी ऑर्बिटल है उनकी शेप जो नाम भी लिख दिया है। पी एक्स में लॉन पेयर है, पी वाई में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पी जेड में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है, चलो इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बताइए जो आपका जेड एक्सिस था, जो जेड जेड पी ऑर्बिटल था, पी जेड जो ऑर्बिटल था उसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, सिंगल 1। कितना इलेक्ट्रॉन था, सिंगल 1। वाई में भी कैसा था, सिंगल 1। यस और नो। और जो एक्स एक्सिस है उसमें कितना था, डबल, ठीक है, डबल इलेक्ट्रॉन है ना, वेरी गुड। अब इसके बाद मेरे को क्या बनाना है, इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है। किसके साथ कंबाइन करना है, हाइड्रोजन जी के साथ कंबाइन करना है। हाइड्रोजन जी की शेप कैसी थी, बोलो 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 बोलो, ये ऐसे हो जाएगी और ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो ये एक रहा आपका क्या है, ये एस ऑर्बिटल ऑफ
हाइड्रोजन, एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। फिर इसके बाद एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, ऑक्सीजन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, पेयर। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये बोलो किसका, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जी का, और एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा, हाइड्रोजन। समझ आया। तो अब इसमें बात आएगी क्या, देखो इस दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से थे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये लिख देना, ये हाइड्रोजन का है, ये भी किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। जो ये क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको कौन शेयर कर रहा है, एक तो जो है, एक तो क्या है, हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल, और एक ऑक्सीजन वाला ऑर्बिटल। मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए तो कितने ऑर्बिटल हैं, दो। क्या कह रहा हूं, इन दो को संभालने के लिए कितने ऑर्बिटल हैं, दो। एक तो हाइड्रोजन का और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। सेम केस इसमें है। बट ये वाले जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि बॉन्डिंग में नहीं है, इनको संभालने के लिए सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ओनली पी एक्स। और इनको संभालने के लिए कौन सा हो रहा था, पी जेड प्लस एस ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल यूज हुए, दो। तो एक मेरे को बात बताइए, अभी ध्यान से सुनना है, इसको तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल क्या कर रहा है, संभाल रहा है, और इनको कैरी कर रहा है कौन, दो ऑर्बिटल, एक एस और एक पी। अभी मेरे को बताओ, इन इलेक्ट्रॉन्स को संभालना इसके लिए इजी होगा, पी एक्स के लिए इजी होगा, या इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको संभालना इसके लिए इजी होगा। बेटा इसको तो हम एक और सिंपल याद भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, मोटू। कैसा दिखाई दे रहा है, मोटू दिखाई दे रहा है। और इसको क्या दिखाई देगा, देखो ये मैंने कुछ ऐसे दिखाया है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनको शेयर करने, इनको संभालने के लिए, कैरी करने के लिए कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, दो। तो इस वजह से इनको कहते हैं पतलू। मोटू पतलू से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो जो जितना मोटा होगा, जो जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। समझ आया बेटा। कहीं भी चले जाना 11th क्लास में आपको ये टॉपिक समझाने कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब ये आपकी जेई या नीट, इससे आगे बीएससी के बाद ही ये टॉपिक मिलते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रट्टाफिकेशन ना करें, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो देखो ये दो मोटू को अलग मैं, दो मोटू को अगर मैं साथ साथ रखूंगा तो मोटू क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन फील करेंगे। तो ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन। तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इसी वजह से जो लोन पेयर उनमें रिपल्सन होता है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उनमें रिपल्सन ज़्यादा होती है। इस वजह से वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पतलू है, इनको मैं क्या करूँगा, अगर दोनों को पास भी लेके आऊँगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये एस में रहेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, किस में रहेगी, पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल उसमें रहेगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पी ऑर्बिटल है किसका, ऑक्सीजन का, उसमें रहेगी। तो मतलब यहाँ पर मोटू वाला केस नहीं बनेगा, पतलू वाला केस बन जाएगा। ओके, समझ आया। तो ये रीजन था आपका कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन क्यों होता है। और एक केस मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर आपके पास लोन पेयर है और एक क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे, इन दोनों को अगर मैं साथ रखता हूँ, ये वाली चीज़ें, तो इनमें कम रिपल्सन होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसमें एक तो लोन पेयर हो गया ना, तो कुछ ना कुछ इसमें रिपल्सन भी होगा। ये दो मोटू साथ रखे, एक मोटू एक पतलू। और दो थर्ड केस क्या बताया था मैंने, दोनों पतलू साथ में रख दो, दोनों पतलू साथ में रख दो, तो सबसे कम, यानी कि ये बॉन्ड पेयर का केस है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का केस है, और ये एलपी का केस है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन मोटू में, फिर उसके बाद मोटू पतलू में, और सबसे कम पतलू में, ठीक है। समझ आया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या था आपका जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट वेस्पर थ्योरी, जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट वेस्पर थ्योरी। क्लियर है। और मैंने आपको क्या कहा कि ये एक दूसरे से दूर क्यों भागते हैं, देखो पास रहेंगे रिपल्सन होगी, देखो पास रहेंगे क्या होगा, रिपल्सन होगी।
अगर रिपल्सन होगी तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बोलो, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो कोई भी अनस्टेबल रहना चाहेगा नहीं, इस वजह से वो दूर दूर भागते हैं, अपने रिपल्सन को कम करते हैं, अपनी एनर्जी को कम करते हैं, और एनर्जी को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका वेस्पर थ्योरी का पार्ट 1 है। इसमें अभी हमने क्या सीखा कि ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है किसने दी, इम्प्रूव किसने किया, मेन पॉइंट क्या क्या है इसके, और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन क्यों होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन क्यों होता है। समझ आया? तो ये आपका जर्नल इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा रहा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 के साथ, यानी कि वेस्पर थ्योरी का पार्ट 2 रहेगा जो कि शेप के रिगार्डिंग रहेगा। किसके रिगार्डिंग रहेगा? शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी आने वाले हैं, अभी तो ये जर्नल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।